Hello students, today we shall continue the chapter Continuity and Differentiability of class 12th Mathematics. This is part 5. In this video lesson, we shall discuss algebra of continuous functions. We shall first discuss two theorems related with algebra of continuous functions, then we will see their applications. तो सबसे पहले हम जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस है उससे रिलेटेड फर्स्ट थ्योरम देख लेते हैं. थ्योरम 1 ये कहती है, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूस एट ए रियल नंबर सी. मान लीजिए दो फंक्शन है एफ एंड जी एंड बोथ आर कंटिन्यूस एट ए पॉइंट सी. देन एफ प्लस जी विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी. एफ माइनस जी, f इंटू जी, f डिवाइडेड बाई जी विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी. लेकिन यहाँ ये f अपॉन जी जो है ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी प्रोवाइडेड जी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो. वैल्यू ऑफ जी एट एक्स इक्वल टू सी इज नॉट जीरो. तो ये थ्योरम है और इस थ्योरम को हम सबसे पहले समझ लेते हैं. यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई भी दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन रियल फंक्शंस है और किसी पर्टिकुलर नंबर जो रियल नंबर है सी उस पर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ऐसी स्थिति में उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनने वाले जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होते हैं उस पर्टिकुलर एक्स इज इक्वल टू सी पर, प्रोवाइडेड ये जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हमें ध्यान रखना है कि जी सी मस्ट नॉट बी जीरो. क्योंकि यदि हम यहाँ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ अपॉन जी कैलकुलेट करते हैं एट एक्स इक्वल टू सी, तो इट शुड बी डिफाइंड फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी. इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन जरूरी है और बाकी में कंडीशन की जरूरत नहीं है. तो ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं विच आर फ्रेम्ड बाय द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ गिवन फंक्शंस विच आर कंटिन्यूस, देन वी कैन डिस्कस देयर कंटिन्यूटी. तो इस थ्योरम को हम प्रूव भी कर सकते हैं और इसके लिए जो है हम केवल जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूव कर लेते हैं और वैसा का वैसा ही प्रूफ सबके लिए होगा. तो अब हम जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम प्रूव कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि यदि मान लीजिए दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एफ एंड जी, इसमें जो गिवन है वो ये है कि एफ एंड जी आर टू फंक्शंस and both are continuous, both are real functions और ये दोनों continuous है at x is equal to c, जहाँ c एक रियल नंबर है. ये गिवन है. अब यदि ये गिवन है तो डेफिनेटली इट इज क्लियर दैट लिमिट x टेंड्स टू c fx दिस विल बी इक्वल टू एफ सी, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस सी मस्ट बी इक्वल. तो इससे ये कंक्लूजन निकल जाता है. साथ ही हम ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स ये भी जी सी के इक्वल होना चाहिए. और यहाँ ये भी क्लियर है कि जी सी एंड एफ सी बोथ मस्ट बी डिफाइंड, क्योंकि यदि इसमें लेफ्ट या राइट कोई भी पार्ट डिफाइन नहीं है तो डेफिनेटली फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूस. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, एक तरह से इस थ्योरम का जो गिवन पार्ट है वो ये कहता है कि f और g यदि कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी तो ये कंक्लूजन्स है. ये सारे कंक्लूजन्स जो है तभी है जब f और g दोनों कंटिन्यूस है. और यदि कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली f एंड g बोथ विल बी डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी. सो एफ सी एंड जी सी बोथ आर डिफाइंड. ऑल्सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज सी will be equal to value of the function at x equal to c. Similarly, value of the function gx at x equal to c will be equal to limit of the function gx as x approaches c. तो ये दोनों कंडीशन तो है ही. अब हमें जो चेक करना है वो ये कि जो f प्लस जी है क्या वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है. तो f प्लस जी कंटिन्यूस है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जो यदि मैं f प्लस जी देखता हूँ, ये केवल और केवल फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम, तो यदि मैं f प्लस जी है इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी पर कैलकुलेट करता हूँ, एट एक्स इक्वल टू सी कैलकुलेट करता हूँ, तो क्या ये डिफाइन है, पहले ये देख लेते हैं.
तो हम जानते हैं कि यदि सम ऑफ फंक्शन पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एफ सी प्लस जी सी, लेकिन डेफिनेटली एफ सी इज डिफाइंड एंड जी सी इज ऑल्सो डिफाइंड, सो वैल्यू ऑफ एफ प्लस जी एट एक्स इक्वल टू सी विल ऑल्सो बी डिफाइंड। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये पहले तो डिफाइन है। अब हम देखते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ प्लस जी एक्स, इसकी जो वैल्यू है एज एक्स अप्रोचेस सी, ये कितनी आती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स प्लस जी एक्स, यहां तक हो जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट से कि लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स, तो हम ये इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स। लेकिन यहां से क्लियर है, अगर यदि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्लियर है कि इसको मैं, ये जो पार्ट है यहां तक का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक का पार्ट, इसको मैं एफ सी लिख सकता हूं, और ये जो पार्ट है दूसरा वाला, इसको मैं जी सी लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा एफ सी और ये हो जाएगा जी सी। और मैं इसको जो है फर्दर वापस ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखें तो इसे लिख सकते हैं एफ प्लस जी सी। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ प्लस जी एज एक्स अप्रोचेस सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ प्लस जी एट एक्स इक्वल टू सी, ये दोनों सेम आ रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन हो गया कि जो एफ प्लस जी है, एफ प्लस जी इज अ कंटिन्यूअस या इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसी तरह से हम f माइनस जी के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, f इंटू जी के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, और f डिवाइडेड बाई जी के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। बस ये ध्यान ये रखना है कि f अपॉन जी डिफाइन होना चाहिए। तो f अपॉन जी एट एक्स इक्वल टू सी डिफाइन तभी होगा जब जी सी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि मैं यहाँ ये कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ सेपरेट थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि f अपॉन जी की जो वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये डिफाइन कब होगी, जब हम ये देखें कि एफ सी डिवाइड बाई जी सी, और ये डिफाइन ये कब होगी, डिफाइन ओनली व्हेन जी सी इज नॉट 0। इसलिए डिवीजन वाले पार्ट में थोड़ी सी ये कंडीशन है, वो हमें ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो सी पॉइंट है, दिस मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी। एफ अपॉन जी जो फंक्शन है उसके डोमेन में होना चाहिए। डोमेन में तभी होगा जब ये एक्स इक्वल टू सी पर इसकी वैल्यू डिफाइन है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी जो प्रूफ है वो जिस तरह से एफ प्लस जी का है वैसा एफ माइनस जी का, ऐसे ही एफ इंटू जी एफ अपॉन जी। दूसरा इसका एक इम्प्लीकेशन और है कि यदि मान लीजिए हमें पता है कि एफ अपॉन जी जो है कंटिन्यूस है, जी और एफ दोनों कंटिन्यूस है, तो एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूस होगा प्रोवाइडेड एफ अपॉन जी इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी। तो इसका जो इम्प्लीकेशन है ये भी होगा, यदि मैं मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ है, इसको इस एफ एक्स को कांस्टेंट फंक्शन को यदि मान लीजिए मैं कांस्टेंट फंक्शन ही ले लेता हूँ, सपोज लैम्बडा, और जो सेकंड फंक्शन है जी एक्स, इसको मैं जी एक्स ही रख लेता हूँ। तो ऐसी स्थिति में यदि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, सो इट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस, नो प्रॉब्लम, ये तो कंटिन्यूअस होगा ही। और लेट अस सपोज दिस फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूअस, इसको हटा ही देते हैं। ये तो कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू लैम्बडा है, तो लैम्बडा कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। और सपोज जी एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस, जी एक्स इज कंटिन्यूअस गिवन है एट एक्स इक्वल टू सी। तो इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स विच इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन जी एक्स is also continuous at x equal to c provided gc
इज नॉट जीरो, GC इज नॉट जीरो। अगर GC जीरो नहीं है तो वहां ये डिफाइन हो जाएगा। तो इसका इम्प्लीकेशंस ये भी है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन G कंटिन्यूअस है, इन शॉर्ट हम कहें सपोज G कंटिन्यूअस है, देन 1/G विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस। लेकिन हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है इसमें कि पहली बात तो कि G अगर कंटिन्यूअस है x इक्वल टू C पर, तो 1/G विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू C provided GC इज नॉट जीरो, GC मस्ट नॉट बी जीरो। तो ऐसी स्थिति में अगर G कंटिन्यूअस है तो 1/G भी कंटिन्यूअस होता है। और ये भी ऑब्वियस है कि यदि G कंटिन्यूअस है इसका मतलब G के जो डोमेन के पॉइंट्स है उन सब पर कंटिन्यूअस है, तो 1/G विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, बिकॉज एट एनी पॉइंट विच इज इन द डोमेन ऑफ 1/G एट दैट पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन G विल नॉट बी जीरो। क्योंकि जहां पर ये जीरो हो जाता है वहां पर तो वो उसके डोमेन का पॉइंट नहीं होगा। तो इसका जब यदि हमें डोमेन कैलकुलेट करना है तो डोमेन हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से। डोमेन हमें करने के लिए हमें वो सारे रियल नंबर लेने पड़ेंगे x सच दैट gx इज नॉट जीरो। जहां पर gx नॉट जीरो है वो सारे लेने पड़ेंगे, तो वो 1/G का डोमेन होगा। और x एक रियल नंबर है, तो ऑल दोज रियल नंबर्स वेयर gx इज नॉट जीरो, वो जो पॉइंट है वो डोमेन होगा। और डोमेन के हर पॉइंट पर 1/G जो है वो कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि यदि G कंटिन्यूअस है तो 1/G भी डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर हम जो है, इस थ्योरम के बेसिस पर हम कुछ आसान जो चीजें हैं वो कर सकते हैं, जो हमें आसान इसलिए लगेगी क्योंकि ये थ्योरम हमने कर ली है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रूव करना। जैसे मान लीजिए हमें प्रूव करना है कि एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोई भी रैशनल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको यदि हम प्रूव करें तो पहले तो हमें पता होना चाहिए रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो रैशनल फंक्शन जो है इट इज द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन। सपोज देयर आर टू पोलिनोमियल फंक्शन px एंड qx, और उनका जो रेशियो है वो ये रैशनल फंक्शन हो गया। तो ये रैशनल फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि दो पोलिनोमियल फंक्शन है, और तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है तो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो px इज कंटिन्यूअस, qx इज कंटिन्यूअस। तो px और qx यदि कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली fx विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ इस को प्रूव आसानी से कर सकते हैं, और इसके लिए हमें केवल इतना सा लिखना है कि px एंड qx बोथ आर polynomial function, both are polynomial function, so px and qx are continuous। ये कंटिन्यूस है। अब यदि ये कंटिन्यूस है तो हमने अभी जस्ट थ्योरम करा है, थ्योरम 1, इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये कहता है कि f और g अगर कंटिन्यूस है तो f/G भी कंटिन्यूस होगा। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस फंक्शन fx विच इज द रैशनल फंक्शन और इट इज द रेशियो ऑफ दीज टू फंक्शंस, एंड px एंड qx बोथ आर पोलिनोमियल फंक्शन, एंड वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। सो वी कैन इजीली से फ्रॉम द थ्योरम 1 पार्ट 4 दैट दिस फंक्शन रैशनल फंक्शन विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ दीज टू फंक्शंस, और ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। सो px एंड qx आर कंटिन्यूस implies दैट fx इज कंटिन्यूस। लेकिन fx जो है रैशनल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस कहाँ होगा? इसके डोमेन के हर पॉइंट पर, और डोमेन में जो है वो सारे पॉइंट्स हट जाते हैं जहां पर qx की वैल्यू 0 होती है। तो qx की वैल्यू जहां 0 होती है उनको हम हटा देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे यहां ये डोमेन लिखा है कि x सच दैट जहां gx इज नॉट 0 है, तो ऐसे सारे रियल नंबर हम ले लेते हैं, तो वो इसका डोमेन हो जाता है। या यूं इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
कि इट इज ऑल दोज रियल नंबर्स एक्सेप्ट वेयर gx इज इक्वल टू 0। जहाँ gx 0 होता है उनको हटा दें, वो सारे पॉइंट्स अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर से हटा देते हैं तो वो इसका डोमेन है। तो रैशनल फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस कहलाएगा इसके डोमेन के हर पॉइंट पर। और हमेशा जब भी किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वो यही मतलब होता है कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो हमें पहले डोमेन देखना पड़ेगा, और डोमेन की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? डोमेन की कैलकुलेशन हम जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से वो सारे रियल नंबर्स हम हटा देते हैं, ऐसी सारी वैल्यूज हम हटा देते हैं जहां पर ये डिनोमिनेटर 0 होता है। तो ये इसका डोमेन है। तो कंटिन्यूस का मतलब है डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस, इतना सही मतलब है। जहां पर qx की वैल्यू नॉन जीरो है, केवल उन्हीं पॉइंट्स पर हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो ये रैशनल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। इसमें हमें साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। और साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, साइन फंक्शन है, और एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसकी कंटिन्यूटी का मतलब यही है कि हम इसकी जो वैल्यू है, अब हमें पता है, पहले तो देखें कि x की हर वैल्यू के लिए क्या एफ एक्स डिफाइन है। तो यदि हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ इस तरह का आता है, और लेफ्ट में भी इस तरह से चलता है। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि x की हर वैल्यू के लिए साइन x की वैल्यू आती है। तो इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए जो है एफ एक्स डिफाइन है, यानी साइन x की वैल्यू डिफाइन है। तो डोमेन r हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस डोमेन में से कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सी बिलोंग्स टू r। ये कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया, कोई रियल नंबर ले लिया, और हम चेक करेंगे कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी विच इज ए रियल नंबर। तो x इक्वल टू सी पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। और चूंकि ये जनरल पॉइंट है, और यदि जनरल पॉइंट पर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये फंक्शन साइन फंक्शन कंटिन्यूस है, तो दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, सो कंटिन्यूटी प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए हम c बिलोंग्स टू r हमने एक पॉइंट लिया है रियल नंबर, और उस पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू ऑफ दी साइन फंक्शन एट x इक्वल टू सी। तो ये तो आ रही है साइन c। और अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, और यहाँ एफ एक्स जो है वो कितना है, साइन x है। लिमिट x टेंड्स टू c साइन x, ये वाली वैल्यू। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि जो एक सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, x इज इक्वल टू c प्लस एच, जहाँ h वेरी स्मॉल नंबर है, h इज वेरी स्मॉल नंबर। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यदि मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन c प्लस एच। और यदि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ये आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस बी, तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो ये फॉर्मूला हो गया, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, साइन a प्लस b। तो साइन c प्लस h विल बी इक्वल टू साइन c कोस h प्लस कोस c साइन h। अब यदि मैं h टेंड्स टू 0 करता हूं तो क्या होगा? अब हमें पता है साइन फंक्शन इस तरह का होता है, और कोसाइन फंक्शन जो है वो इस तरह का होता है। यदि मैं इधर x ले लेता हूं और इधर जो है मैं कोस ले लेता हूं, तो कोसाइन फंक्शन कुछ इस तरह का होता है। और ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे से x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है तो व्हाट हैपन्स, x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है तो इसकी जो वैल्यू है कोसाइन फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। और साइन फंक्शन में जैसे से x की वैल्यू अगर 0 की तरफ अप्रोच करती है, यहाँ 0 है तो 0 की तरफ अप्रोच करती है, जैसे से x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है तो साइन की वैल्यू है वो धीरे धीरे 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। साइन वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन अप्रोचेज 0 एज x अप्रोचेज 0। सिमिलरली वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन अप्रोचेज 1 एज x अप्रोचेज 0।
तो यहाँ से स्पष्ट है यदि h अप्रोचेज 0 तो ये जो वैल्यू है ये धीरे धीरे 1 की तरफ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो साइन c, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसकी वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। इसी तरह से जो कोस c है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ जो साइन h एज h अप्रोचेज 0 साइन h अप्रोचेज 0 फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू है यदि हम लिखते हैं तो ये आ रही है साइन c। अब यहां जो है लिमिट ऑफ द फंक्शन साइन फंक्शन एज x अप्रोचेज c इज इक्वल टू साइन c और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो साइन c। तो यहां से ये क्लियर है कि यहां हम इसको लिख सकते हैं ये रिजल्ट कि लिमिट x टेंड्स टू c साइन x इज इक्वल टू साइन c। तो इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि साइन x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। ये x इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस है, लेकिन c एनी रियल नंबर, c इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है। और हमने देखा कि हर रियल नंबर पे जो कोई भी आर्बिट्रेरीली हमने कोई रियल नंबर लिया और उस पर साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही है। साइन फंक्शन का जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर ही है और उस सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हमने कोई भी रियल नंबर लिया और हमने देखा कि वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस है। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो इसको मैं लिखेंगे साइन x इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट पॉइंट इन इट्स डोमेन, या यूं भी कह सकते हैं कि साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो इसको हम सिंपली यूं कहते हैं कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, बस फिर हम डोमेन की बात नहीं करते। जब हमें पता है कि डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, वी विल से सिंपली साइन एक्स इज कंटिन्यूअस। ये अंडरस्टूड है, जैसे लिखेंगे कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस इट मींस इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो इस तरह से साइन एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूव हो जाती है। इसी तरह से यदि मैं कहूं कि कोस एक्स भी कंटिन्यूअस है तो इसी मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं कि साइन एक्स कोस एक्स भी कंटिन्यूअस है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, अब की बार 10x ले लेते हैं और जो 10x फंक्शन है इसको हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है। अब इसको कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए या तो हम जो अभी तरीका अपनाया कि हम लिमिट ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करें एज x अप्रोचेज c और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें, या फिर दूसरा तरीका सिंपल जो भी हमने थ्योरम पढ़ी है उस थ्योरम को भी हम काम में ले सकते हैं। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और हमें पता है कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। साइन एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि 10x वेदर 10x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन और नॉट। अब इस 10x की जो डोमेन है इसकी जो डोमेन निकालेंगे तो डोमेन हम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पता है कि इसकी जो डोमेन है साइन एक्स की जो डोमेन है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर फंक्शन लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डोमेन, यहाँ लिख देता हूँ डोमेन। तो फंक्शन ले लिया, सपोज मैंने साइन एक्स, तो डेफिनेटली इसकी डोमेन आर हो गई क्योंकि एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। और इसी तरह से जो कॉस एक्स है इसकी डोमेन भी आर हो गई। ये हम यहाँ से देख सकते हैं, ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में हम एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लें हमेशा कॉस एक्स की वैल्यू आती है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं ये ग्राफ टूटा हुआ है तो वहाँ पर कोसाइन डिफाइन नहीं है या साइन डिफाइन नहीं है। तो कोसाइन और साइन बोथ आर डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, सिमिलरली डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन यदि मुझे डोमेन ऑफ 10x निकालना है तो डोमेन ऑफ 10x निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ डिफाइन है। तो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज द रेशियो ऑफ टू फंक्शंस, ये रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन का डोमेन हमें कैलकुलेट करना है। तो जो डिनोमिनेटर है उसको देखना पड़ेगा गौर से कि जहाँ डिनोमिनेटर 0 होता है वो पॉइंट्स हमें अवॉइड करने पड़ेंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, वो पॉइंट्स हम हटा देंगे जहाँ पर cos x 0 होता है। जहाँ पर भी cos x 0 होता है, x
रियल नंबर है, और नहीं लिखते हैं तब भी अपने आप ही अंडरस्टूड होता है कि रियल नंबर है। तो जहां जहां कोसाइन 0 होता है ऐसे सारे पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे और उनको हम इसमें से हटा देंगे। तो ये कहाँ होता है cos x 0, हमें पता है कि ये होता है x सच दैट x इज इक्वल टू ओड पाई बाई 2, और ओड पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं 2n-1 पाई बाई 2, जहां पर n एक इंटीजर है। तो ऐसे सारे जो ओड पाई बाई 2 जो है उन सबको हम हटा देते हैं, तो वो डोमेन है। लेकिन यदि हम इस डोमेन के हर पॉइंट पर बात करें तो इस डोमेन के हर पॉइंट पर कोसाइन भी कंटिन्यूस है और साइन भी कंटिन्यूस है, तो डेफिनेटली tan x विल आल्सो बी कंटिन्यूस बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ दीज टू फंक्शंस। और थ्योरम 1 कहती है कि यदि हमें दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका रेशियो भी कंटिन्यूस होता है, बशर्ते कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका जो डोमेन है उसके डोमेन में डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं, क्योंकि जहां पर भी डोमेन की बात करेंगे डोमेन में केवल हम उन्हीं रियल नंबर्स को रखते हैं जहां पर डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहे। तो डेफिनेटली दिस फंक्शन विल आल्सो बी कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। अब अगर ये अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो हम कह सकते हैं कि tan x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, tan x एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब इनका इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, यहां हम इन जनरल क्या कह सकते हैं कि अभी तक हमने देखा कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो हमने पाया कि कंटिन्यूस है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है, और पोलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ये पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। सिमिलरली हमने देखा कि जो रेशनल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस है। अब रेशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पर भी रेशनल फंक्शन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं यदि हम केवल डोमेन कंसीडर करेंगे। तो रेशनल फंक्शन के डोमेन के पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं, तो रेशनल फंक्शन पर भी रेशनल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, हम ये कह सकते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे हमने देखा साइन कोस टेन, और यदि मैं आगे भी बात करूं तो वो भी कंटिन्यूस होंगे इन देयर डोमेन। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से आ गए, एक साइन एक्स आ गया, और इसके बाद कोस एक्स आ गया, इसके बाद टेन एक्स आ गया, इसके बाद कोटेक्स भी आ गया, और इट इज द रेशियो ऑफ कोसाइन फंक्शन एंड साइन फंक्शन, तो इट इज इक्वल टू कोसाइन अपॉन साइन, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह से ये हो गया सेक, और एक और हो गया हमारे पास कोसेक, कोसेक फंक्शन, तो ये भी कंटिन्यूस होते हैं। तो यहां तक का जो हमारी स्टडी है वो ये कहती है कि जो फंक्शन हम नॉर्मली काम में लेते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। तो ऑल आर कंटिन्यूस, मैं इसको लिख सकता हूं इन जनरल, क्या लिखूंगा कि सारे के सारे ये कंटिन्यूस होते हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हमें इसको इतना डेप्थ में जाके प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सिंस इट इज पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस, इट इज रेशनल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस, इट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इट इज कंटिन्यूस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, रेशनल फंक्शन हो या पोलिनोमियल फंक्शन हो, ऑल आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। अब एक नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। थ्योरम 2 क्या कहती है, थ्योरम 2, सपोज f and g are real valued functions such that f of g is defined at c। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात कह रही है ये थ्योरम, कि मान लीजिए कि f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब यहां पर रियल फंक्शन की बात नहीं करिए, सिंपल और सिंपल रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करिए। रियल वैल्यूड का मतलब है कि इसका जो डोमेन है वो कुछ भी हो, लेकिन जो रेंज है इन दोनों फंक्शन की, वो रेंज सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, और इस तरह से है कि एफ ओ जी इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी, यानी एफ ओ जी जो है ना एक्स इक्वल टू सी पर डिफाइन है। इफ जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, ये कंडीशन है कि ये गिवन है एक तरह से कि यदि जी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी और एफ इज कंटिन्यूस एट जी सी, देन एफ ओ जी इज कंटिन्यूस एट सी, ये हमें देखना है। तो ये हम इसको जो है प्रूव नहीं करेंगे, बस इंट्यूटिवली चेक करेंगे कि ये कहना क्या चाह रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, सपोज मान लीजिए मैं एफ ओ जी एट सी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये मैं कैलकुलेट तभी कर पाऊंगा जब एफ इज डिफाइंड एट एक्स
at GC, f is defined at GC, then we can calculate FGC, तभी हम कर पाएंगे। अच्छा, GC हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे when G is defined at C। तो यहाँ लिखा है कि G is continuous at C, G continuous है C पे, इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि as x tends to C, लिमिट ऑफ gx विल बी इक्वल टू gc। ये g इज कंटिन्यूस एट c का मतलब हुआ। और इसी तरह से जो gx जब अप्रोच करता है gc की तरफ, तो ऐसी स्थिति में जो f gx है ये अप्रोच करेगा f gc की तरफ, जहां gc एक पॉइंट है। तो ये इसमें गिवन है, तो ये जब भी गिवन होगा तो डेफिनेटली ये भी होगा कि f और g जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा c पे। तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लियर है कि पहले जो कंडीशन दे रखा है g इज कंटिन्यूस एट c, इट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन gx एज x अप्रोचेस c विल बी इक्वल टू gc। और यदि f इज कंटिन्यूस एट gc है, इसका मतलब हुआ कि ये gx कोई पॉइंट है जिस पर ये f डिफाइन हो रहा है। और यदि मैं ये कैलकुलेट करता हूँ लिमिट ऑफ gx अप्रोचेस gc, तो ये f gc की इक्वल होगा। तो इसके बेसिस पर हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि जो f ओ g है विल ऑल्सो भी कंटिन्यूस एट c, क्योंकि इस वाला जो सेकंड रिजल्ट है, इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू c f o g x इज इक्वल टू f o g c। क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वास्तव में f o g c के इक्वल ही है। और इसके हर पार्ट को हम लिख पा रहे हैं, डिफाइन कर पा रहे हैं, वो तभी डिफाइन कर पा रहे हैं जब ये कंडीशन दे रखी है कि g इज कंटिन्यूस एट c, तभी तो gc डिफाइन है। और f इज कंटिन्यूस एट gc, तभी तो हम ये लिख पा रहे हैं। तो ये भी आसानी से हमारे समझ में आ जाती है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 2, कि यदि दो फंक्शन है f और g और दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, और इस तरह से है कि f ओ g इज डिफाइन है, f ओ g डिफाइन है c पे, c पर डिफाइन है। तो यदि ये डिफाइन है तो ये डिफाइन तभी हो पाएगा जब g डिफाइन हो c पे और f भी डिफाइन हो gc पे, तभी हो पाएगा। और उसके बेसिस पर हम ये कहेंगे कि फिर f और g भी कंटिन्यूस हो जाएगा, f और g कंटिन्यूस हो जाएगा। यदि f और g, इसका मतलब हम इसको शॉर्ट में यूं भी कह सकते हैं कि अगर f और g कंटिन्यूस है तो f और g भी कंटिन्यूस होगा। कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए जो यहाँ दे रखी है, वो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। लेकिन थ्योरम जो 2 है वो एक्चुअल में क्या कहती है, इसको मैं यहाँ फिर से शॉर्ट में लिख देता हूँ कि थ्योरम 2 जो है रफली क्या कहती है। पूरी चीज़ों को यदि हम छोड़ दें तो थ्योरम 2 रफली ये कहती है कि अगर ये f और g ये दोनों के दोनों ही कंटिन्यूस है, f और g कंटिन्यूस है, तो इसका जो कंक्लूजन है, देन इनका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा कि GOF कंटिन्यूस होगा, बशर्ते हैं कि GOF डिफाइन हो। और इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि FOG भी कंटिन्यूस होगा, बशर्ते हैं कि FOG डिफाइन हो। तो ये इफ डिफाइन, शॉर्ट में लिख देते हैं इफ डिफाइन, यदि ये डिफाइन है तो हो जाएगा कंटिन्यूस। ये थ्योरम 2 शॉर्ट में ये कहना चाहती है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस इफ इट इज डिफाइन। यदि वो डिफाइन है तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम चेक करते हैं, तो ये जो फंक्शन है वो वास्तव में देखा जाए तो ये साइन फंक्शन नहीं है और एल्जेब्रिक फंक्शन भी नहीं है, यानी पोलिनोमियल फंक्शन भी नहीं है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन और साइन फंक्शन के कंपोजिशन से मिलकर बना है। तो हम इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, हम इसके अलग अलग पार्ट कर लेते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका जो प्रूफ है उसको करने के लिए हमें वो दोनों थ्योरम की रिक्वायरमेंट रहेगी। कौन कौन सी थ्योरम हमने पढ़ी है, पहली थ्योरम से क्या रिजल्ट निकले थे और सेकंड थ्योरम क्या बताती है, उसके बेसिस पर हम इसको कर पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ, एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, gx जो है एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन और डिफाइन कर लेता हूँ hx जो लिख देता हूँ साइन एक्स। और ये दोनों परिचित फंक्शन है, ये हमने डिफाइन किया है, वी डिफाइन हम डिफाइन कर लेते हैं। अब ये दोनों परिचित फंक्शन है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है डेफिनेटली,
और ये जो फंक्शन है ये साइन फंक्शन है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और अभी हमने देखा कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो हमने यहाँ पर दो फंक्शन आइडेंटिफाई किए, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों के दोनों ही कंटिन्यूस है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो fx फंक्शन है ये इनके कंपोजिशन से मिलकर बना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम HOG या GOH कैलकुलेट करते हैं, HOG या GOH कैलकुलेट करते हैं। तो मैं पहले HOG कैलकुलेट करता हूँ, क्या आता है HOG व्हेन ऑपरेटेड ऑन x व्हाट हैपन्स। तो इसको हम चेक करते हैं कितना आता है। तो ये HGX हो गया, और GX की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर है, तो ये HX स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो h है किसी भी नंबर पर ऑपरेट होता है तो वह हमारे पास साइन ऑफ दैट नंबर आता है, यानी h व्हेन ऑपरेटेड ऑन ए नंबर देन साइन ऑफ दैट नंबर आ रहा है, तो साइन ऑफ दैट नंबर हो जाएगा। तो ये साइन ऑफ x स्क्वायर हो रहा है, लेकिन दिस इज नथिंग बट fx। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि जो HOG है दिस फंक्शन इज आइडेंटिकल टू f। सो दिस फंक्शन विच इज वी हैव टू प्रूव वेदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट, हमें प्रूव करना ही है कि ये कंटिन्यूस है। तो एक तरह से ये जो फंक्शन f है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू फंक्शन h एंड g, और हमने यहाँ देखा कि जो h एंड g बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि एक प्योरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा प्योरली पॉलिनोमियल फंक्शन है, और दोनों के दोनों कंटिन्यूस है। तो डेफिनेटली HOG विच इज नथिंग बट fx, सो HOG इज ऑल्सो कंटिन्यूस, यानी कि fx इज कंटिन्यूस। तो इस तरह से हम जो थ्योरम नंबर 2 है उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो HOG है तो यहाँ से हमें HOG fx ही है, और ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है और ये fx के इक्वल आ रहा है। तो चूंकि HOG कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन है तो HOG इज कंटिन्यूस। तो यदि ये कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली fx भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर GOH कैलकुलेट करूं, GOH, तो ये कुछ डिफरेंट आएगा। यहाँ देखते हैं क्या आता है। ये आ रहा है हमारे पास g ऑफ hx कितना हो गया, hx है साइन x, और यदि मैं g ऑफ साइन x करता हूँ तो जो भी नंबर ऑपरेट होता है उसका स्क्वायर कर देता है ये फंक्शन, तो ये साइन x होल स्क्वायर आ रहा है। तो यदि हम मुझे ये प्रूव करना होता कि प्रूव दैट साइन x होल स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो मैं g और h तो ऐसे डिफाइन कर लेता, लेकिन फिर मुझे GOH लेना पड़ता, और तब मैं साइन x होल स्क्वायर को भी कंटिन्यूस प्रूव कर सकता था, जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो ये वाला दिस पार्ट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, बट इफ इट इज आस्क्ड दैट प्रूव दैट साइन x होल स्क्वायर इज कंटिन्यूस, देन वी विल फॉलो दीज स्टेप्स। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू मॉडुलस 1 माइनस x माइनस मॉडुलस x। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसको भी हम वैसे ही अभी जैसे प्रूव किया वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए मुझे पहले की तरह से दो फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। एक तो gx डिफाइन किया, मान लो 1 माइनस x माइनस मॉडुलस x, और एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं hx और उसको बोल देते हैं सपोज मॉडुलस x। ये फंक्शन मैंने मॉडुलस x डिफाइन कर लिया। अब यहाँ देखिए तो ये फंक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें एक तो आ रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन, एक आ रहा है मॉडुलस फंक्शन। हमने देखा था मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो यदि हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें इस वाले पार्ट को, तो हम यहाँ एक और लिख सकते हैं कि यहाँ हम लिख देते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो हमने पढ़ा था, तो मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस में आ जाता है। तो हम जो भी फंक्शन अब तक पढ़े हैं, चाहे मॉडुलस फंक्शन हो, वो भी किस में आ गया, कंटिन्यूस फंक्शन में आ रहा है, और ये सारे फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन में आ रहे हैं। यानी पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ऑल आर कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस मतलब कि वो उनके डोमेन में कंटिन्यूस है। तो अब इसमें हमें पता है ये मॉडुलस फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस gx को जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। gx को हम लिखेंगे सपोज दिस फंक्शन इज सपोज इसको g1x कह देते हैं, और दिस इज नथिंग बट hx ही है। तो ये जो है इन दो के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। और हम जानते हैं कि ये जो प्योरली दिस फंक्शन hx क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन है।
और मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सिमिलरली 1 माइनस एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब g1 एक पोलिनोमियल फंक्शन हो गया और ये पोलिनोमियल फंक्शन है, और जो hx है ये एक मॉडुलस फंक्शन है। तो g1 और h बोथ आर कंटिन्यूअस, g1 और h दोनों कंटिन्यूअस है। थ्योरम 1 कहती है कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, तो डेफिनेटली दैट डिफरेंस यानी कि ये कंटिन्यूअस हो गया। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमने ये gx लिया है दिस इज कंटिन्यूअस, और जो hx है जो कि मॉडुलस फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस। अब क्या हम इसको जो फंक्शन दे रखा हमें fx, क्या इसको हम इन दोनों के कंपोजिशन से फ्रेम कर सकते हैं? चलिए चेक कर लेते हैं कि ये फ्रेम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इस फंक्शन को पहले वापस लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू हमारे पास है मॉडुलस 1 माइनस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स। चेक कर लेते हैं सही लिखा नहीं लिखा, 1 माइनस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स सही लिखा है। इसके बाद फिर हमने लिया था एक फंक्शन लिया था gx, जो लिया था 1 माइनस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स, जो दो एक पोलिनोमियल फंक्शन एक मॉडुलस फंक्शन के डिफरेंस से मिलकर बना है, और पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, तो इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमने लिया है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली हमने एक फंक्शन लिया था hx जो मॉडुलस फंक्शन है, तो प्योरली मॉडुलस फंक्शन होने की वजह से ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इन दोनों के कंपोजिशन से हम इसको फ्रेम करते हैं। सपोज मैं GOHX लेता हूँ, कितना आता है तो GOHX लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा G ऑफ HX हो गया, और G ऑफ HX है मॉडुलस x, और अब मैं G ऑफ यानी कि जो भी लिखा हुआ है तो यहाँ मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, यहाँ जहाँ भी x लिखा हुआ मॉडुलस x लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x का भी मॉडुलस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x, ये आ गया। लेकिन इससे तो अपना पर्पस सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि ये तो कोई भी ये फंक्शन नहीं बन रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। हम HOG चेक करते हैं, HOG क्या आता है। तो HOG हमने चेक किया तो h ऑफ gx निकालते हैं। दी स्टेप्स आर नॉट रेलिवेंट, लेकिन हमें कैलकुलेट करके देखना ही पड़ता है, तो ये वाला पार्ट हमारे लिख भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो HOGX इज इक्वल टू HGX। अब h ऑफ gx कितना है, gx हमारे पास ये है 1 माइनस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स, और h क्या करता है जो भी यहाँ होता है, जो भी नंबर यहाँ होता है उसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो ये मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स हो गया। लेकिन ये तो fx ही है, ये fx ही है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि HOG इज आइडेंटिकल टू f। अब h एंड g बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन है f विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस, तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया बाय थ्योरम 2। तो इस तरह से जो है हम जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, इसको हमने प्रूव कर लिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ टू फंक्शंस gx एंड hx वेयर बोथ आर कंटिन्यूअस। तो ये हम किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, पहले पहचानेंगे कि वो कौन कौन से फंक्शंस के कंपोजिशन से बना है, वो हम पहचान लेंगे, और उसके बेसिस पर यदि हम वो दो फंक्शंस है उनको कंटिन्यूअस देख लेते हैं तो जो गिवन फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से भी हम थ्योरम नंबर 2 की मदद से कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव कर सकते हैं। तो एक तो हमने ये प्रूव किया था और एक हमने साइन एक्स स्क्वायर किया था, साइन एक्स का होल स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से साइन 2x है या कोस x क्यूब है, बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बन सकते हैं उनको हम प्रूव कर सकते हैं। और यदि मैं मान लीजिए लेता हूँ, इस तरह का भी ले सकता हूँ कि जैसे सपोज कोई फंक्शन है और मैं ले लेता हूँ fx इज इक्वल टू सपोज मॉडुलस x माइनस 1 और प्लस 2x माइनस 3, ये इस तरह का कोई फंक्शन ले लिया। तो अब इसमें क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन भी आ गया और एक ये मॉडुलस फंक्शन भी आ गया, तो इसको वही कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बेसिस पर हम काम करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ gx, तो ले लेता हूँ सपोज x माइनस 1 और hx ले लेता हूँ सपोज मॉडुलस x। तो इसके बेसिस पर जो है मैं फ्रेम कर सकता हूँ इस वाले फंक्शन को।
देखिए इसको यदि मैं फ्रेम करना चाहूँ एच ओ जी लिखूंगा तो एच ओ जी जो है एच ओ जी एक्स विल बी इक्वल टू एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स हो गया एक्स माइनस वन और इसका मॉडुलस हो रहा है ये। तो ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये फंक्शन जो है इन दोनों की कंपोजिशन से मिलकर बना है। तो एच ओ जी इज आइडेंटिकल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन, एच ओ जी एक्स मॉडुलस एक्स माइनस वन के इक्वल है। तो ये जो फंक्शन है इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ ओ जी एक्स ही तो है, और इसी तरह से मैं इसका भी कुछ न कुछ कर सकता हूँ उपाय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम पहले पहचानेंगे कि एफ और जी दोनों कैसे हैं। दिस इज नॉट एफ ओ जी, दिस इज जी ओ एच, क्योंकि जी एच ओ जी है, ये भी नहीं है। यहाँ जो है इस फंक्शन को हमने लिखा है यहाँ पर एच ओ जी, तो ये एच ओ जी ये फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूटी इसकी समझ सकता हूँ क्योंकि जी और एच दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, पोलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से, ये मॉडुलस फंक्शन होने की वजह से कंटिन्यूस है। फिर इनके कंपोजिशन से ये बना है मॉडुलस एक्स माइनस वन, तो डेफिनेटली ये भी कंटिन्यूस हो गया। तो इसकी कंटिन्यूटी मैं चेक कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो जो स्टेप्स यहाँ किए वैसे हम यहाँ कर सकते हैं। ये पोलिनोमियल फंक्शन है और एक मॉडुलस फंक्शन है, उनके कंपोजिशन से मिलकर बना है, तो डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस। और अब चूंकि एक कंटिन्यूस फंक्शन ये, दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन ये, और उनके एडिशन से ये फंक्शन बना है, तो थ्योरम 1 ये कहती है कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन से बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं उनकी कंटिन्यूटी हम थ्योरम 1 और थ्योरम 2 की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।